सो नाउ वी नो ट्रांजिएंट्स में जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको कैसे बेहतर करना है। सो इफ़ वी आर गिवन अ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट तो हमें ये पता है कि हमने किस तरह से अपनी डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को और सेटलिंग टाइम और इन सारी चीज़ों को ट्रांजिएंट्स को किस तरह से ठीक करना है। सो व्हाट कैन वी डू फॉर स्टेडी स्टेट एरर। वेल वी नो कि हमें लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन बेहतर करना है जिसको हमने के पी कहते थे, डी सी गेन अगर आप याद कीजिए। इफ़ द सिस्टम इज़ टाइप वन सिस्टम तो उसमें हम उसे के पी कहते थे। टाइप टू में हम उसको कुछ और कहते थे, सॉरी टाइप ज़ीरो के अंदर हम उसे के पी कहते थे। टाइप वन सिस्टम के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो बेसिकली के पी इन्फिनिटी होगा, उसका स्टेडी स्टेट एरर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेप इनपुट ज़ीरो होगा, तो हम उसमें के वी की बात करेंगे, के पी की नहीं करेंगे। सो यूजली वी डील विद लेट्स से के पी मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, या के वी कुछ सिस्टम्स में आता है। सो अब जब हम के पी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हमारा गेन मार्जिन कम हो जाएगा और फेज़ मार्जिन भी कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज़ के पी क्या है? वेल के पी इज़ द डीसी गेन। तो इफ़ वी हैव अ डीसी गेन लेट्स से 10, हम उसको 50 करना चाहते हैं तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पूरे सिस्टम के साथ? वेल आपको पता है फेज़ पे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको ये पता है कि उसकी गेन में, एम्पलीट्यूड में हर जगह वो 5 जो आपने मल्टीप्लाई करें उसको 20 लॉग ऑफ 5 करें और उसको ऐड कर दें सारे के सारे मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर, एंड यू विल सी कि उसका डीसी गेन तो बेहतर हो जाएगा बट हर जगह पे बॉडी प्लॉट ऊपर उठ जाएगा फॉर विद सर्टेन डीबीज़। एंड जब वो बॉडी प्लॉट ऊपर चला जाएगा तो क्रॉस ओवर पहले जिस फ्रीक्वेंसी पे होनी थी वहाँ पे नहीं होगी, ज़रा पहले हो जाएगी। गेन मार्जिन आपका ख़राब हो जाएगा। पॉसिबली आपका फेज़ मार्जिन, सॉरी, के पी जब बढ़ाएंगे आप तो ट्रेडिशनली सिस्टम के अंदर बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका जो क्रॉस ओवर है वो डिले हो जाएगा। क्रॉस ओवर डिले हो जाएगा, फेज़ मार्जिन भी कम हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, और गेन मार्जिन भी तो कम हो गए। सो अब आइडिया इसके अंदर क्या है कि इम्प्रूव करने का आइडिया इज़ दैट वी शुड ऐड अ पोल एट लो फ्रीक्वेंसी। अगर हम पोल डाल दें ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे तो वो क्या होता है, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक ओरिजिन। तो जब हम पोल डाल दें तो दैट इज़ इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर बढ़ा दिया तो के पी आपका वैसे इन्फिनिटी हो गया। सो दैट इज़ वन आइडिया। बट अगर हम लाजमी नहीं कि हम बिल्कुल ज़ीरो ओरिजिन पर डालेंगे, बिकॉज आपको पता है ओरिजिन पे अगर आपने डाल दिया पोल तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी के अंदर इश्यूज आ जाते होते हैं, हमने पहले देख चुके हैं। सो स्टेबिलिटी भी हम ख़राब नहीं करना चाहते, सो समटाइम्स वी डू नॉट पुट द पोल ऑन लेट्स से ओरिजिन बट एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। जब हम एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी डाल देंगे देन यूजली इट एक्ट्स वेल। अच्छा, अब मसला ये है कि जब एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी आपने पोल डाल दिया, पोल ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अब आपका फेज़ का कंट्रीब्यूशन माइनस में फर्दर 90 डिग्री माइनस 90 ऐड हो गया आपके फेज़ के अंदर, जिसका मतलब है कि अब आपका फेज़ मार्जिन दोबारा से ख़राब हो गया है। सो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? वेल वी कैन ओवरकम दैट आफ्टर एडिंग अ पोल। थोड़ी देर बाद जाके हम ज़ीरो पे डाल दें। पोल क्या करेगा? पोल जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे तो काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेट्स से एक माइनस का स्लोप डाल देगा, फिर उसके बाद ज़ीरो स्लोप को स्ट्रेटन कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका लेट्स से फिर आप इस सारे प्लॉट के साथ एक कोई हाई नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन ये सारा प्लॉट ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी मैकेनिक्स में आगे चल के दिखाता हूँ, बट आइडिया इज़ कि पोल डाल दें लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये लो फ्रीक्वेंसी जीरो भी हो सकती है इन सर्टेन केसेस, किस केस में वो हम देखते हैं, बट देन ऐड अ जीरो एज वेल। अच्छा, ये जीरो एंड पोल तो ऑफ कोर्स इससे पीछे होगा, लेकिन ये जीरो भी क्रॉस ओवर से काफ़ी पहले होनी चाहिए। अगर ये सारी क्रॉस ओवर से पहले नहीं होगी तो फिर ये क्रॉस ओवर को भी डिस्टर्ब कर देंगे। अच्छा, इसका एक फ़र्क ये है कि दिस विल रिड्यूस द गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी। सो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन कम हो जाएगा। जब हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन कम हो जाएगा अराउंड क्रॉस ओवर लेट से, तो इसका मतलब है कि आप कुछ और गेन इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि क्रॉस ओवर पे पहले जितना गेन हो जाए रफली। जब आप ये काम करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका गेन बढ़ जाएगा। जब लो फ्रीक्वेंसी पे गेन बढ़ जाएगा तो यही तो हम करना चाहते थे, राइट? सो आगे एग्जाम्पल से आपको ज़रा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हियर वी हैव अ पोल एंड अ ज़ीरो अगेन, लेकिन इस केस में फ़र्क ये होगा कि ज़ीरो ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पे होगा और पोल छोटी सॉरी मेरा ख्याल है मैंने उल्टा लिख दिया। अ, ठीक है। सो अ लैग कंपनसेटर हैज़ द फॉलोइंग मेन इफेक्ट्स। It decreases the magnitude at high frequencies, और वो किस मैग्नीट्यूड से डिक्रीज करेगा? बाय पोल ओवर जीरो से। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड एट लो फ्रीक्वेंसीज इज नॉट अफेक्टेड। सही हो गया। डिक्रीजेज द स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड बिटवीन दीज फ्रीक्वेंसीज, वी नो दैट। एंड जब आप जो फेज़ भी कम हो जाएगा ऑफ कोर्स आपका बाय अप टू 90 डिग्रीज अराउंड दिस पॉइंट, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पोल एंड ज़ीरो दोनों ही आपके
क्रॉस ओवर से काफ़ी पहले आ जाने चाहिए, क्योंकि आपका फिर फेज़ रिकवर हो जाएगा। बिकॉज देखिए ना, पोल आपका फेज़ नेगेटिव में ऐड करेगा, जीरो रिकवर करा देगा। और जीरो भी लेट्स से जिस पॉइंट के ऊपर आप जीरो डालेंगे उस पॉइंट पे सिर्फ 45 प्लस ऐड करेगा, एक डेकेड बाद जाके पूरा ऑलमोस्ट 90 आपके पास मिलेगा। सो इसलिए आपने जीरो को कम से कम एक डेकेड पहले रखना है क्रॉस ओवर से। सो इसलिए ये जो पूरे का पूरा पोल एंड जीरो है, ये दोनों क्रॉस ओवर से काफ़ी पहले होने चाहिए। अच्छा, अब लैग कंपनसेटर में जब हम पी को ज़ीरो कर देते हैं तो देन यू से कि एस इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाता है। एंड वन एस इज इक्वल टू ज़ीरो विच मीन्स कि आपका ये पोल एट ओरिजिन है, या जिसको हम इंटीग्रेटर कहते थे, तो ये पी आई कंट्रोलर बन जाता है उस तरह से, राइट। सो ये पी आई कंट्रोलर एक स्पेशल फॉर्म है लैग कंपनसेटर की। सो दिस इज व्हाट वी गेट। जीरो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, देन देयर इज दिस स्लोप, बिकॉज आपने पोल पहले डाला था, जीरो डाला था, एंड पे स्लोप सीधा हो गया। ये कंट्रोलर का सिर्फ बॉडी प्लॉट बना हुआ है। एंड देन वी नो कि हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर गेन कम हो गया। एंड आपको पता है कि क्रॉस ओवर इसके कम से कम एक डेकेड बाद आएगा, तो क्रॉस ओवर के ऊपर गेन इतना कम हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतना गेन बढ़ा देंगे ताकि गेन पहले जितना हो जाएगा। जब इतना गेन बढ़ाएंगे तो इन फ्रीक्वेंसीज पे तो गेन पहले जितना हो जाएगा, बट इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ऑलरेडी गेन 0 dB था या 1 था, तो ये 1 के साथ कुछ मल्टीपल होकर ये ऊपर चला जाएगा सारे का सारा। बिकॉज जब हम इस सारे के साथ कोई गेन मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे का सारा बॉडी बॉडी प्लॉट ऊपर चला जाएगा। तो जब ये लाइन यहाँ आएगी तो ये लाइन काफ़ी ऊपर चली जाएगी, तो इससे डीसी गेन हमारा बेहतर हो जाएगा, या लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन बेहतर हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल, लेट्स से कि हमारा ये लैग कंपनसेटर बन गया। सो इसके बीच में नोट कीजिए, ये फेज़ आपको ये लैग देगा माइनस की तरफ, इट विल ऐड सम फेज़ लैग। लेकिन हम जब क्रॉस ओवर करेंगे वो काफ़ी आगे जाके करेंगे, एटलीस्ट एक डेकेड बाद, तो हमारे क्रॉस ओवर के ऊपर बेसिकली इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो अ लैग कंपनसेटर इज यूज्ड इन टू डिफरेंट लेट्स से सेटिंग्स। पहली तो ये हो सकती है कि आप स्टेडी स्टेट इंप्रूव करने के लिए करें, एंड इसके साथ डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी बेहतर हो जाएगी, जिससे आप केपी बढ़ा देंगे। एक और तरीका ये हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि आप फेज मार्जिन बेहतर कर लें एंड बैंडविड्थ अपनी कम कर लें। इसको देखिए कि आपने अपने सिस्टम के अंदर अगर ये फेज़ लैग कंपनसेटर डाल के अगर आप केपी बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन बढ़ गया, हाई फ्रीक्वेंसीज पे उतना ही रहा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इस कंपनसेटर को ऐसे ही लगा दें। इससे क्या होगा, वेल इससे ये होगा कि अब आपके पास ये देखिए ना, नेगेटिव स्लोप ऐड हो जाएगा ओवरऑल बॉडी प्लॉट में, एंड ओवरऑल बॉडी प्लॉट में नेगेटिव स्लोप इस लाइन के बीच में ऐड होगा, तो क्या होगा, आपका जो क्रॉस ओवर है वो जल्दी हो जाएगा। एंड क्रॉस ओवर, लेकिन आपने ये याद रखना है, क्रॉस ओवर आपने हमेशा इस एक डेकेड के बाद, जीरो के एक डेकेड के बाद कराना है। तो जीरो से एक डेकेड के बाद कराएंगे तो फेज़ वापस आ चुका होगा, लेकिन नाउ यू विल क्रॉस ओवर अर्ली। पहले तो आप देखिए ना, आपका बॉडी प्लॉट हो सकता है सीधा जा रहा था, अब उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा और आप जल्दी क्रॉस ओवर कर लेंगे। जल्दी क्रॉस ओवर करेंगे तो टिपिकली इसका मतलब ये होता है कि आपके पास फेज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दीज आर द टू मेथड्स इन विच आप ये यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ये होता है कि बैंडविड्थ कम हो जाती है आपकी लैग कंपनसेटर जब आप इस सेकंड सेटिंग में यूज़ करते हैं। सो दीज आर द टू सेटिंग्स इन विच यू कैन यूज़ अ लैग कंपनसेटर। इसको चूज़ करने का तरीका क्या होता है डिज़ाइन करने का, वेल यू चूज़ जी ओवर पी अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड गेन एट लो फ्रिक्वेंसीज। जी ओवर पी क्या है, ये स्पेसिंग है इन दोनों के बीच में, एंड ये आप कितनी ज़्यादा रखेंगे, वेल जितना आपको लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर गेन बढ़ाना है या हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जितना गेन कम करना है। ये देखिए ना, ये पी और जी जितना दूर होंगे तो इनका स्लोप तो बीच में कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो ये हम उतना ज़्यादा गेन कम कर सकते हैं इवेंचुअली हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, ये लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर उतना बढ़ा सकते हैं इनडायरेक्टली। So we choose Z to be sufficiently smaller than crossover frequency to not to affect stability at least 1 decade, right? And then you can choose KC by Z over P. Z over यस, ये ज़ीवर पी क्या था, ये ज़ीवर पी वो था जो हाई फ्रीक्वेंसीज पे जितना गेन आपका कम हो रहा था। तो अब आप चूँकि चाहते हैं कि आपका फेज़ तो क्रॉसओवर पे चेंज होगा नहीं, तो आप ये चाहते हैं कि क्रॉसओवर के ऊपर यस क्रॉसओवर के अराउंड जहाँ पे आप क्रॉसओवर चाहते हैं, अब ये क्रॉसओवर चेंज हो जाएगी ना जब आपने ये लगा देंगे, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसीज पे गेन कम हो गया। सो देन इसको रिवर्ट करने के लिए पहले इस सिचुएशन में कि सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड हों, पहली ना हो, जो ये पहला वाला केस था कि लो फ्रीक्वेंसीज आपकी गेन बेहतर हो जाए, हाई फ्रीक्वेंसी वोंट बी अफेक्टेड बाय दिस लैग कंपनसेटर एनी मोर। तो उसके लिए फिर आपको इवेंचुअली जी ओवर पी से आपको के सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये वाली सिचुएशन बन जाए। सो इसकी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई ज़्यादा फॉर्मूला आपने नहीं लगाना।
सो ये एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, आप इसको टेस्ट करके ट्राई कर लीजिएगा एंड यू सी के दिस इज मच सिंपलर दैन लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर क्योंकि क्रॉसओवर के अराउंड होता है, आपको उसमें एक्यूरेट होना पड़ता है। लैग कंपनसेटर क्योंकि क्रॉसओवर से पीछे होता है, तो इसलिए आपको इसके अंदर को बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप अंदाजे से चीज़ें कर सकते हैं। सो ये थोड़ी सी सिचुएशन देख लीजिए, हमारे पास एक सिस्टम था, इसके अंदर ओवरशूट भी है एंड इसको हम अगर देखें, इसके अंदर कोई लीड लैग कंपनसेटर नहीं लगा हुआ एंड अगर ये एक स्टेप इनपुट सॉरी अगर रैंप इनपुट को फॉलो कराने की कोशिश करें तो ये इट फॉलोज विद सम लार्ज एरर एंड उसके अंदर भी ऑसिलेशंस आती रहती हैं। अगर हम इसके अंदर लीड कंपनसेटर डालेंगे तो बैंडविड्थ बेहतर हो जाएगी आपकी, जो मैंने आपसे कहा था, एंड आपकी ट्रांजिएंट्स बेहतर हो जाएंगे। तो नाउ यू हैव अ फास्टर सेटलिंग टाइम एंड ऑल्सो यू हैव अ फास्टर काइंड ऑफ राइज टाइम। एंड यहाँ पर भी देखिए आप ज़रा जल्दी परहैप्स इसको फॉलो कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर शायद आपका थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, बट हो सकता है ये चेंज ना हो, अगर आपने केसी नहीं ना चेंज किया तो फिर ये हो सकता है चेंज ना भी हो। सो इन जनरल इसका मेन इफेक्ट जो ट्रांजिएंट का है, ट्रांजिएंट के ऊपर आया लीड कंपनसेटर का। अच्छा, फिर क्या हो सकता है, आप जब लैग कंपनसेटर डालेंगे, मैंने कहा था लैग कंपनसेटर क्या करेगा, बैंडविड्थ यूजुअली स्लो कर सकता है थोड़ी बहुत, एंड लैग कंपनसेटर की वजह से आपकी ट्रांजिएंट में अगर आप नोट करें डैम्पिंग रेशियो थोड़ी कम हो गई है। एंड वेल मैंने जैसे कहा कि आप इसको दो डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो काइंड ऑफ इन दोनों का मिक्स हुआ हुआ है, जो कि हमें रिजल्ट से पता चल रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारा पास डैम्पिंग रेशियो थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन हमारे पास सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो गया। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। एंड यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जो फॉलोइंग है टू रैम्प इनपुट, ये बेहतर हो गई है काफ़ी। क्यों बेहतर हुई है? लैग की वजह से। अब लैग के साथ अगर आप लीड भी लगा दें, लीड लैग कर लें, तो ये इससे भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ट्रांजिएंट्स मजीद बेहतर हो जाएंगी, बैंडविड्थ थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपका स्टडी स्टेट का ख़राब हुआ है बट इवेंचुअली इट लुक्स लेट्स से काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। पहले से आप देखें सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं लीड लैग दोनों लगाने से। सो दैट्स मोस्टली द केस। लैग लगाने से यूजली थोड़ा सा नुकसान होता है आपको, बट आप जब साथ में लीड ही लगा देते हैं तो वो फिर बेहतर हो जाता है। सो इन जनरल अगर आपके पास लीड लगा के ट्रांजिएंट बेहतर कर लें, लैग लगा के बेहतर कर लें आप अपने स्टडी स्टेट, एंड काइंड ऑफ इन दोनों का ट्रेड, एंड आपको पता है लीड से बैंडविड्थ बढ़ जाती है, लैग से बैंडविड्थ कम हो जाती है थोड़ी बहुत। सो ये काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ ओवरऑल मैच कर जाते हैं। सो द बेटर आइडिया इज़ कि पहले लैग कंपनसेटर लगाएं, लैग कंपनसेटर लगा के स्टडी स्टेट एरर ठीक कर लें। बाद में क्रॉस ओवर की कैरेक्टरिस्टिक्स शायद हो सकता है पहले कुछ बेहतर हो जाए लैग की वजह से, बट अगर ना हो बेहतर तो आप उसके ऊपर लीड लगा लीजिए। सो दैट्स हाउ वी यूजुअली गो अबाउट इट। अच्छा, अब लैग लीड कंपनसेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपली आपने दोनों को कंबाइन कर दिया। एंड देन पी हम किस तरह से लिखते हैं, पी याद कीजिए के पी प्लस के डी एस प्लस के आई ओवर एस, ये हमारा पी होता था। अब इस पी को ज़रा यहाँ पे रखिए, इसको अब सिंपली हमने डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया, दिस इज़ व्हाट वी गेट। अच्छा, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये पी के अंदर मसला क्या है, इसमें ज़्यादा जीरोज़ हैं, पोल्स कम हैं। मैंने आपको बताया था कोई प्रैक्टिकल सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, सो लिमिटेशंस होती हैं इसकी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जीज टू एम्पलीफाई द नॉइज़। तो ये हम चाहते भी नहीं है कि नॉइज़ को एम्पलीफाई करें। दूसरे नंबर पे ये बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज नॉइज़ एम्पलीफाई होगी तो कोई एनर्जी लगेगी ना, नॉइज़ एम्पलीफाई होने में एनर्जी लगती है, एम्पलीफिकेशन मुफ्त में नहीं आती। सो एनर्जी हम इतनी कहाँ से देंगे? सो यूजली वी डोंट डू दिस। हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स इक्वल हों या एटलीस्ट ज़्यादा हों, या समटाइम्स ज़्यादा हों जो है वो नंबर ऑफ जीरो से। दैट्स व्हाट वी वांट। व्हाट इज़ एन आइडिया? वेल द आइडिया इज़ कि थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके एक एक्स्ट्रा पोल डाल दें। इसको हम यूजुअली फ़िल्टर कहते हैं। अगर आप सिमुलिंक में आपने पी इंप्लीमेंट किया हो तो आप देखेंगे इसके अंदर हम एक फ़िल्टर पोल भी कहते हैं इसको। सो दिस पोल इज़ लेट्स से टॉयस प्लस वन। ये जो है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये काफ़ी हमारी क्रॉस ओवर के बाद आ रही है, यूजली उसके अराउंड आ रही है। सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अब यहाँ पे भी आ सकते हैं, इस फ़िल्टर वाले पी को हम यूँ लिख सकते हैं। एंड अगर आप देखिए कि फ़िल्टर वाला पी ही तो लीड लैग कंपनसेटर है। सो यूजली इन सम लिटरेचर द पीपल डील विद पी इन सम लिटरेचर पीपल डील विद लीड लैग, बट इवेंचुअली बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पी की कुछ अपनी इंसाइट है, जिस तरह से आपको पता है के पी से क्या होता है, के आई से क्या होता है, के डी से क्या होता है। इसको अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं, लीड को भी अंदाजे से लगा सकते हैं जब आप बोर्डे प्लॉट बना रहे हो। लेकिन जब आप पी बना रहे हैं तो बोर्डे के बगैर भी आप सिंपल सिस्टम्स के लिए अंदाजे से भी लगा सकते हैं के पी, के आई, के डी, और इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सो के पी एंड लेट्स से पी एंड लीड लैग आर टोटली इक्विवेलेंट। सिर्फ फ़र्क ये है कि पी के अंदर जो आपका लैग कंपनसेटर है, दिस इज़ अ स्पेशल केस। स्पेशल केस इसलिए कि इसका जो पोल पड़ा हुआ है वो
ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी और फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है. बट दिस कैन बी, सो इफ़ आई आस्क यू टू डिज़ाइन अ लीड लैग कंपनसेटर और डिज़ाइन अ पीआईडी, यू कैन फॉलो सिमिलर स्टेप्स. एंड अब इसमें मैंने आपको क्या कैसे करना है, पहले लैग डालना है, लैग डाल के आपने अपनी स्टडी स्टेट बेहतर कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपने अपने लीड डाल के अपनी ट्रांसलेट बेहतर कर लेनी है, एंड देयर यू गो. अच्छा, अब फाइनली कुछ एक दो स्लाइड्स हैं, दो चार स्लाइड्स हैं. इनमें ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ऊपर से कोई डिस्टर्बेंस भी आ रही है, इधर से कोई नॉइज़ भी आ रही है, बिकॉज आप जब मेजरमेंट होती है ना, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाती है. आउटपुट तो आ जाती है, बट जब आप आउटपुट को मेजर करके फीडबैक देने लगती हैं तो उसके अंदर एक नॉइज़ भी आ जाती है. सो दिस इज़ लेट्स से टिपिकल, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है क्लोज लूप का, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, the question is, what is the ideal closed loop transfer function? I know आपको closed loop transfer function calculate करना आता है, मैं अगर कहूँगा तो आप करके दे देंगे कि this is kg divided by 1 plus kg, plus because यहाँ पे माइनस आ रहा है. But if I ask you, इस सारे closed loop transfer function की ideal value क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए जी? Well, we want कि r and y ये दोनों equal हो जाए बन के. Isn't it that we want कि r और y दोनों equal हो जाएं. बट अगर r और y इक्वल होंगे तो फिर क्या मसला होगा? वेल उसके साथ कुछ मसला भी होगा. वाई? बिकॉज आपके पास ये यहाँ पे नॉइज़ भी ऐड हो रही है. तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रांसफ़र फंक्शन वन करेंगे तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रांसफ़र फंक्शन भी वन हो जाएगा. बिकॉज देखिए ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, एक साइन का फ़र्क है, बट इसको आप इसकी बजाय यहाँ पे भी तो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज बीच में कोई और ब्लॉक नहीं आ रहा है. इस नोड को आप लेके जाएं और यहीं पे आप आर ऐड कर दें और एन को माइनस कर दें, ये भी तो आप कर सकते हैं. सो इसेंशली आप आइडियली चाहते हैं ये ट्रांसफ़र फंक्शन वन हो जाए, लेकिन मसला ये है जब ये ट्रांसफ़र फंक्शन वन हो जाएगा तो ये नॉइज़ का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सिमिलरली हम डिस्टर्बेंसेस को चाहते हैं कि बेहतर करें. अब डिस्टर्बेंस का इफेक्ट अगर आप देखें, सो दैट इज़ डिफरेंट, बिकॉज देखिए इसका जो फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफ़र फंक्शन है, देखिए जी डी को फॉर एग्जांपल मान लीजिए, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, वन डिवाइडेड बाय, ये लूप अगर आप देखें, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के जी. सो इसके केस में हम क्या चाहते हैं कि नाउ दिस इज़ सम अदर ट्रांसफर फंक्शन. तो हम ये मेरा ख्याल है अगली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया. यस, सो दिस इज़ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. इसमें हमने जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको एल कह लिया, तो ये इस तरह से आ जाता है. सो वंस वी आर at very low let's say loop gain, sorry very high loop gain, L को हम L की वैल्यू को हम loop gain कह देते हैं, because this is the gain of the loop transfer function. So when the loop gain is very big then 1, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, let's say 10,000, अगर ये 10,000 है, 10,000 divided by 1 plus 10,000, that is approximately equal to 1. उसमें आपकी जो 1 ऐड हो रहा है ना 10,000 में, इसको इग्नोर कर सकते हैं. So that's what it is कि when you have very big लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, इसेंशली व्हाट यू गेट इज दिस. एंड व्हाट इज दिस? दिस मीन्स कि आपकी आउटपुट एंड इनपुट इक्वल है, एंड यही तो हम चाहते हैं. अच्छा, जब हमारे पास दिस इज़ लेस देन वन, बिकॉज मैंने आपको बताया था हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता चला जाता है. जब ये छोटा होता चला जाएगा, समथिंग स्मॉल डिवाइडेड बाय वन प्लस समथिंग स्मॉल, तो आप जो वन प्लस समथिंग स्मॉल में आप स्मॉल को इग्नोर कर देंगे, एल ओवर वन रह जाएगा. एंड नाउ दिस इज़ बिकॉज देखिए एल जो है लेस देन वन है, काफ़ी लेस देन वन है. सो नाउ दिस ओवरऑल टर्म इज़ मच लेस देन वन. सो इसका क्या मतलब है कि नॉइज़ आपके पास यूजली हाई फ्रीक्वेंसीज़ में आती है, एंड हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड मच लेस देन वन होता है. सो लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वी वांट दिस विच इज़ इक्वल टू वन, हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वी वांट दिस विच इज़ लेस देन वन. एंड हमारा इसका मतलब है नॉइज़ का जो गेन है वो लेस देन वन होगा, और जो हमारा रेफरेंस का गेन है वो लेस देन वो इक्वल टू वन होगा, विच इज़ क्वाइट गुड. सो ये फीडबैक प्रिंसिपल है कि जब आपका लूप गेन बहुत बड़ा होगा तो what you get is इनपुट आउटपुट यानी रेफरेंस और आउटपुट इक्वल हो जाते हैं. एंड एक्चुअली दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखे होंगे एंड आपने देखा होगा उनके अंदर एक फीडबैक देते थे. आपको पता है कि उनका जो ओपन लूप गेन है वो काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन जब फीडबैक लगाते थे तो फिर आपका जो ओपन लूप गेन है वो लेट्स से काफ़ी स्मॉल हो जाता था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि आई एम श्योर आपने फिजिक्स वगैरह में देखा हुआ होगा. अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन जब हम लूप शेपिंग कर रहे हैं, पहले तो मैंने आपको लीड और लैग बता दिया, बट एक्चुअली लाजमी नहीं कि आप लीड और लैग ही बनाएं, कुछ डायरेक्टली भी हम चीज़ें कर सकते हैं. वो किस तरह से कर सकते हैं कि हम आइडियली अपना जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसकी शेप कुछ ऐसी रखनी चाह रहे होते हैं.
हम ये चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर तो ये बहुत ऊपर चला जाए लूप गेन, लूप का मैग्नीट्यूड, राइट, बहुत ऊपर चला जाए। अच्छा, अब क्रॉसओवर के करीब इसका स्लोप कितना होना चाहिए? वेल, इसका स्लोप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका स्लोप कम होना चाहिए, -20 डीबी पर डेकेड होना चाहिए। क्यों? याद कीजिए, -20 डीबी पर डेकेड होगा तो आपको फेज़ मार्जिन अच्छा मिलेगा। और हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, वेल, हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हम चाहते हैं अगेन ये बहुत तेज़ी से नीचे जाए। क्यों तेज़ी से नीचे जाए? बिकॉज़ इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे अटेन्यूएशन ज़्यादा हो। हाई फ्रीक्वेंसी पे अटेन्यूएशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है नॉइज़ का इफेक्ट कम से कम होगा। सो लो फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर हम चाहते हैं स्टेडी स्टेट एरर और लोड अटेन्यूएशन, लोड रिजेक्शन या डिस्टर्बेंस अटेन्यूएशन ज़्यादा हो, इसलिए हम इसको ऊपर रखना चाहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसीज, ये लो फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वी वांट कि हमारा जो लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है ये कम से कम हो, कम से कम होगा तो नॉइज़ का इफेक्ट कम होगा। एंड यहाँ पे हम चाहते हैं स्लोप हमारा कम से कम हो। एंड ये हमारी जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है ये ज़रा हम अपनी मर्ज़ी की जगह पे रखना चाहते हैं ताकि इसका रिस्पॉन्स बेहतर हो। सो ये तीन चीज़ें हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हमें डिस्टर्बेंस अटेन्यूएशन चाहिए, बीच के अंदर हमें रोबस्टनेस चाहिए। रोबस्टनेस कहते हैं कि हमारे सिस्टम का फेज़ मार्जिन वगैरह अच्छा हो। अगर फेज़ मार्जिन ख़राब होगा तो हमारा सिस्टम के अंदर थोड़ा सा कोई डिले वगैरह आएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। एंड हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज़ है वो हमें बताती है कि हमारे सिस्टम का जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होना चाहिए। सो लो फ्रिक्वेंसीज़ पे इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए अगर हमें अच्छा स्टेडी स्टेट एरर चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसीज़ पे इससे नीचे नीचे होना चाहिए। एंड जो रोबस्टनेस है वो ये बताती है कि इस लाइन, इसके बीच के अंदर हमारी जो क्रॉसओवर है वहाँ पे हमारा फेज़, वहाँ पे हमारा सॉरी मैग्नीट्यूड या स्लोप जो है उसका, जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना, स्टीप नहीं होना चाहिए। सो दैट्स मोर लेस द आइडियल बोर्डे प्लॉट शेप, हम ये बनाना चाहते हैं, राइट। ये थोड़ा सा लिखा हुआ भी है कि हम ये कुछ इस तरह से चाहते हैं। सो वंस वी हैव दैट वी कैन लेट्स से गेट आवर डिज़ाइन। अच्छा, अब ये तो पता चल गया आपको डिज़ायर्ड शेप का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेडी स्टेट एरर ऐसा होना चाहिए, इसके क्रॉस ओवर ऐसी होनी चाहिए एंड हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर इसका गेन ऐसा होना चाहिए, तो आप लाजमी नहीं कि आप लीड एंड लैग ही लगाएं, वो भी एक बड़ा अच्छा मेथड है बाय द वे लीड लैग का। बट व्हाट यू कैन डू कि आप लीड लैग अंदाजे से लगा लें। और लीड लैग अंदाजे से कैसे लगा सकते हैं? वो ये कि आप यहाँ पे एक लैग इस तरह से लगाएं कि पहले पोल डालें फिर ज़ीरो डालें, सच दैट कि आपका ये वाला डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। उसके बाद फिर आप क्या करें, आप एक ज़ीरो डालें ताकि फेज़ दोबारा से सॉरी ये आपका स्लोप कम हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़ीरो डालेंगे, आपको लीड दे देगा एंड फिर आप एक क्रॉसओवर के बाद पोल डाल दें ताकि ये गेन उस लेट से स्लोप को ज़्यादा कर दें। सो ये हम अंदाजे से भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर गिवन अब बोर्डे प्लॉट, तो आपने बोर्डे प्लॉट के अंदर पोल्स एंड जीरोस स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने हैं, ये याद रखिएगा प्लीज। स्टैंडर्ड फॉर्म बोर्डे प्लॉट्स की जो है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पोल्स एंड जीरोस डाल दें सच दैट ये जो शेप है आपकी अचीव हो जाए। सो यू आर गिवन अ बोर्डे प्लॉट, यू आर गिवन अ डिजायर्ड शेप डायरेक्टली हो सकता है ना गिवन हो, बट आपको बताया जाए ये रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करनी है तो आप डिजायर्ड शेप उससे रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो डिजायर्ड शेप बनाने के लिए आपको पोल्स एंड जीरोस कुछ ऐड करने पड़ेंगे, कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि पोल्स एंड जीरोस में से कम अज़ कम आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो पोल्स के इक्वल हों, वो उससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो, बिकॉज हमने देखा ज़्यादा होंगे तो फिर वो इम्प्रैक्टिकल सिस्टम बन जाता है हमारे पास। यस, एक चीज़ और याद रखिए कि सिर्फ स्टेबल पोल्स एंड जो मिनिमम फेज ज़ीरोज़ हैं वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जो अनस्टेबल पोल्स हैं या जो नॉन मिनिमम फेज ज़ीरोज़ हैं उनको आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप उनको एनालिसिस के अंदर लेके चलेंगे हमेशा, एनालिसिस के अंदर लेके चलें। एंड ऑफ कोर्स जब आपके पास क्या होगा कि नॉन मिनिमम फेज ज़ीरो होगा या आपके पास अनस्टेबल सिस्टम होगा तो फिर आपको अपना फेज़ मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी अनस्टेबल आपके पास पोल है। सो व्हाट यू नीड इज़ यू नीड अ रियली गुड फेज़ मार्जिन ताकि आपका जो लेट से डैम्पिंग रेशियो है वो काफ़ी बेहतर हो जाए उसकी वजह से, बिकॉज ऑलरेडी डैम्पिंग रेशियो नेगेटिव में थी ना अगर आपका अनस्टेबल सिस्टम था तो। अच्छा, अब बात यह है कि कैन वी ऑलवेज डिज़ाइन अ गुड कंट्रोलर फॉर एवरी सिस्टम? अभी तक आपको लगता होगा कि येस वी कैन डू, स्पेशली जब आपने स्टेट स्पेस मेथड्स पढ़े थे तब तो आपको लगता होगा हाँ जी हम अपनी मर्ज़ी का कंट्रोलेबिलिटी अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर अपनी सारी आइगन वैल्यूज़ जो क्लोज लूप पोल्स को प्लेस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इज़ देयर सम लिमिटेशन, एक्चुअली देयर इज़। राइट हाफ प्लेन जो होते हैं हमारे पास पोल्स, दोज डिमांड अ हायर बैंडविड्थ ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, बिकॉज अगर आपका सिस्टम के अंदर एक राइट हाफ प्लेन में पोल है
वो क्या करेगा, वो आपके सिस्टम को अनस्टेबलाइज करने की कोशिश कर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। नाउ अगर आपका कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ आप कम रखते हैं तो क्या होगा, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होगी, आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कम होगा। तो हो सकता है जो राइट हाफ प्लेन पोल है उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स तेज़ हो, एंड आपका जो लेट्स से क्लोज लूप है, जो क्लोज लूप आपको क्या दे रहा है, वो करेक्शन दे रहा है, करेक्टिव एक्शन दे रहा है, तो करेक्टिव एक्शन की स्पीड कम होगी, तो फिर क्या होगा, आप इसको जीत नहीं पाएंगे एंड आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सो वन एवर यू हैव अ राइट हाफ प्लेन पोल, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो पड़ा हुआ है, आपकी जो क्लोज लूप की बैंडविड्थ है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं होगी तो फिर आप इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर सकेंगे। सो वेन एवर यू हैव अ राइट हाफ प्लेन पोल, आपने उससे काफ़ी ज़्यादा अपनी बैंडविड्थ रखनी है। दिस इज़ अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, इसके बगैर आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। बिकॉज इस आप चाहते क्या है, आप क्विकली काउंटर करना चाहते हैं डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट को। अच्छा, राइट हाफ प्लेन जीरो क्या करता है, याद कीजिए, राइट हाफ प्लेन जीरो ये करता है कि वो आपके रिस्पॉन्स को इनिशियली उल्टी डायरेक्शन में लेके जाता है, फिर सीधा लेके जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप राइट हाफ प्लेन जीरो होगा आपके सिस्टम में, एंड अगर आप बैंडविड्थ बहुत तेज़ कर देंगे, बैंडविड्थ बहुत तेज़ का मतलब है कि वेरी फास्ट करेक्टिव एक्शन। एंड वेरी फास्ट करेक्टिव एक्शन का क्या मतलब है कि वो जो इनिशियल थोड़ी देर का नेगेटिव एक डिप आया था, आपका सिस्टम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेगा, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। एंड क्या होगा, जब आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी इनपुट को स्विच कर देंगे, जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम को अनस्टेबल करा बैठेंगे। तो इसलिए जब आप राइट हाफ प्लेन पोल होगा, उस पोल की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बैंडविड्थ रखनी होगी आपके सिस्टम को। लेकिन जब आपका राइट हाफ प्लेन ज़ीरो होगा, तो उस राइट हाफ प्लेन के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ आपको कम रखनी होगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब पोल और ज़ीरो अगर राइट हाफ प्लेन में बिल्कुल करीब करीब आ जाए, फिर उस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि आपकी बैंडविड्थ पोल से ज़्यादा होनी चाहिए थी राइट हाफ प्लेन पोल से, एंड राइट हाफ प्लेन जीरो से कम होनी चाहिए थी। एंड अगर ये दोनों बिल्कुल करीब आ जाएं तो अब तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, फिर आपके पास कुछ नहीं हो सकता, आप अपने सिस्टम को लेके चलें जिस तरह से वो है, राइट। अच्छा, इसकी रूट लोकस में यूँ समझ लीजिए, राइट हाफ प्लेन में ही पोल पड़ा हुआ था, राइट हाफ प्लेन में ही जीरो पड़ा हुआ था। तो क्या होगा, पोल और जीरो पास में है, आप गेन बढ़ाएंगे तो वो पोल उठ के जीरो के पास चला जाएगा, और कुछ नहीं होगा। सो इट विल ऑलवेज रिमेन अनस्टेबल। ठीक है, देर आर सम मेथड्स जो कि आप थोड़े बहुत करके कुछ ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, बट इवेंचुअली आप अपनी मर्जी का कंट्रोलर डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे इस केस में, राइट। वो मैं मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में फॉल में पढ़ाऊंगा कि इस तरह के सिस्टम्स को क्या कर सकते हैं। सो ये मैं आपको चार सिस्टम दे रहा हूँ, एंड नाउ आई आस्क यू कि इनमें से चेक करें कि कौन से सिस्टम्स हैं जो कि फीडबैक कंट्रोल से स्टेबलाइज हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको ऊपर गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि कौन से सिस्टम्स हैं, बाकी ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में बता दूंगा कि कौन से सिस्टम्स, लेट्स से इनके आंसर वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, बट जस्ट ट्राई दैम, दिस इज़ फन। कि नाउ दिस इज़ समथिंग यूनिक जो कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी में ये वाली स्लाइड पढ़ाई जाती है। सो नाउ यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और इवन अब्रॉड, एनी वेयर यू वांट, एंड आप उनसे पूछ लें कि हाँ जी ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, स्टेबलाइज हो सकता है या नहीं। एंड अगर वो बैचलर स्टूडेंट हैं कंट्रोल सिस्टम के, तो आई एम क्वाइट श्योर कि शायद वो इस चीज़ का आंसर ना कर पाएँ, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस। अच्छा देखिए, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं को ही एनालिसिस है। बट नाउ दिस गिव्स यू सम आइडिया अबाउट फंडामेंटल लिमिटेशंस ऑन कंट्रोल। इसको दूर कैसे कर सकते हैं, वेल अगर आप राइट हाफ प्लेन पोल का तो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अगर आप सिस्टम डिज़ाइन चेंज कर दें। राइट हाफ प्लेन ज़ीरो को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप सिस्टम के एक्चुएटर्स और सेंसर्स को चेंज कर सकें। ठीक है, एक्चुएटर्स और सेंसर्स को चेंज कर सकें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके पास यू गो एज यू वांट। लेकिन जब आप रिवर्स में जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप जिस तरफ मोड़ते हैं इनिशियली एक उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गाड़ी कोई दीवार के बिल्कुल साथ खड़ी कर दी है, एंड नाउ यू वांट टू ड्राइव अवे फ्रॉम द वॉल, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बहुत इजीली जा सकते हैं, आप जितना मर्जी टर्न करें गाड़ी दीवार के साथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में दीवार से दूर जाना चाहते हैं, दैट्स अ नाइटमेयर। अगर आपने कभी ये ट्राई किया हो, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये लेट्स से ट्राई करके अपनी गाड़ी दीवार में मार बैठें, बट यू विल रियलाइज़ कि अगर आप दीवार से दूर जाने के लिए अपनी गाड़ी को स्टीयर करेंगे तो आपकी गाड़ी का फ्रंट दीवार में लग जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। सो रिवर्स डायरेक्शन में राइट हाफ प्लेन जीरो है, रिवर्स डायरेक्शन में यू गेट नेगेटिव डिप कि आप इनिशियली अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, देयर इज़ नो लेट्स से डिप जो कि इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। सो व्हाट डज इट टेल अस कि जब आपका राइट हाफ प्लेन पोल हो सकता है
एक्चुएटर जब आप चेंज करें, एक्चुएटर चेंज करें ना आपके, आप फॉरवर्ड स्टीयरिंग हो आपके पास, तो राइट हाफ प्लेन गाड़ी में नहीं होता ज़ीरो। जब आपके पास रियर स्टीयरिंग हो, जब आप उल्टा जा रहे हैं तो वो जो फ्रंट है वो रियर बन गया ना, तो रियर में स्टीयरिंग करेंगे तो अब आपके पास मसला आ जाएगा इसका। सो इनफैक्ट देयर हैव बीन सम वेरी इंटरेस्टिंग बाइसिकल्स, मेरा ख्याल है नासा ने भी इस पे काम किया हुआ है, मोटरसाइकिल सॉरी, मोटरसाइकिल ऐसी बनाने की कोशिश की गई जिसका जो स्टीयरिंग है ना वो पिछले व्हील पे रखी जाए और अगले पे ना रखी जाए। एंड वो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें उसमें सामने आई, लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, और इस तरह की चीज़ें चलाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है परहैप्स, बट देर आर सम केसेस जिसमें इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत ही मुश्किल है। सो यू सी के अपने सिस्टम के सिर्फ आप एक्चुएटर का अरेंजमेंट चेंज कर दें तो बड़ा काम ख़राब हो जाता है, राइट। सो इफ़ यू हैव अ राइट हाफ प्लेन ज़ीरो एंड पोल टुगेदर, तो आप ज़ीरो को छेड़ने की कोशिश करें थ्रू एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स, एंड पोल फिर जब राइट हाफ प्लेन में ज़ीरो नहीं होगा तो फिर आप बैंडविड्थ हाई करके पोल का काउंटराइट कर लेंगे, फिर इतना मसला नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ समथिंग एग्जाम्पल, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए। क्वेश्चन आंसर सेशन में यू कैन आस्क मी मोर अबाउट दिस। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट, देयर आर सम कोर्सेज। रोबस्ट कंट्रोल इज़ जो मैं फॉल में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को। अडेप्टिव कंट्रोल इज़ समथिंग जो कि मैं मास्टर्स को अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर कुछ अडेप्टिव कंट्रोल का पोर्शन आया है। ऑप्टिमल कंट्रोल मैं इतना नहीं पढ़ाता, देयर आर सम अदर टीचर्स जो कि पढ़ाते हैं। नॉन लीनियर कंट्रोल भी काइंड ऑफ मैं अभी पढ़ा। सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग कंट्रोल मेथड्स जो कि हम रियल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो ये आर सम नोट्स कि आपको पता होना चाहिए गेन का, पोल का, जीरो का बॉडी प्लॉट पे कैसे इफेक्ट होता है। इसका क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज अगर बॉडी प्लॉट की शेप आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप ये चीज़ें चेंज करेंगे और बॉडी प्लॉट की शेप को लेट से उस तरह का कर लेंगे जैसा डिज़ायर्ड है, रिस्पॉन्स आपकी मर्जी का हो जाएगा। अगर आपको डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है तो पहले तो चेक करें, हो सकता है आपका सिस्टम ऑलरेडी डिज़ाइन क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई समटाइम्स डू, कि मैं सिस्टम क्राइटेरिया ऐसा देता हूँ जो ऑलरेडी मीट हो रहा होता है, आपको कोई लीड लैग वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ चेक वंस, लाजमी खाम खा कंट्रोलर नहीं लगाना। इफ़ देर इज़ नो नीड ऑफ अ कंट्रोलर, डू नॉट डिज़ाइन अ कंट्रोलर। आई डू नॉट वॉन्ट के खाम खा अपने आप को मुश्किल में डालें। सो ये चीज़ें मैं ऑन पर्पज़ देता होता हूँ ताकि आप पता चले कि आप समझ के करते हैं, आप ऐसे ही अंधाधुंध स्टेप्स लगा देते होते हैं, राइट। सो इसलिए आई यूजली गिव सिंप्लीफाइड केसेस। अच्छा, एक और चीज़, समटाइम्स आई गिव यू द बॉडी प्लॉट एंड आई आस्क यू टू राइट अ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम दैट, तो इसलिए आपको अच्छे से बॉडी प्लॉट्स और वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही, सबसे पहले चेक करें प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट से, प्रोपोर्शनल कंट्रोल से रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही, पोल जीरोस का कॉम्बिनेशन जो कि लीड या लैग हो सकता है वो डाल दें। और लीड लैग को अगर आप लीड लैग के प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं और अंदाजे से भी कर सकते हैं, तो ठीक होना चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इंसाइट लगा कि इनफैक्ट आई आई वैल्यू दैट। मैं चाहता हूँ कि आप जो सिंपल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर थोड़ी इंसाइट लगाएं, बिकॉज इंजीनियर्स की इंसाइट बड़ी वैल्यूएबल होती है। सो अगर आप लगाएंगे आई बी हैप्पी। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्ट तरीका निकालेंगे आई बी हैप्पी। बट अगर आपने कोई शॉर्ट तरीका अपनी तरफ से लगाने की कोशिश की और उसके पीछे आपने गलत कर दिया, दैट्स नॉट व्हाट आई लेट्स से, दैट्स नॉट समथिंग जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिकॉज आपने एक तो सिंप्लीफाई भी किया और ठीक भी नहीं किया, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? ठीक है। तो इसलिए सिंप्लीफाई करके ठीक होना चाहिए, तो फॉर मी दैट्स गुड। अच्छा, अगर पोल्स एंड जीरोस लेफ्ट हाफ प्लेन में हो तो उनको कैंसिल कर लें, राइट हाफ प्लेन में हो फिर देखने की कोशिश करें कंट्रोलेबिलिटी हो भी सकती है नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है मैं आपको कुछ सिस्टम ऐसा दूं जिसका कंट्रोलर उस तरह का बन ही ना सकता हो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने ये भी बताना है कि मीट नहीं हो सकती है रिक्वायरमेंट्स। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि किन सिस्टम्स में मीट नहीं हो सकती। सो इफ़ वी हैव अ फाइनल एट ऑन कैंपस, देन मैं आपसे ये कहूँगा कि एक फार्मूला शीट बना लें, 1 A4 शीट लें, उसकी दोनों साइडों पे जितने मर्जी फार्मूला लिख लें। अंग्रेज़ी नहीं लिखनी, बस आपने फार्मूला लिखने हैं। एंड फार्मूला लिख लें एंड हैंड रिटन हो, कोई उसकी फ़ोटो कॉपीज़ ना हो। एंड आप ला सकते हैं जो मर्जी फार्मूला लिख के लें, छोटे लिखें बड़े लिखें जैसे मर्जी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। एंड हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, एक असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज, यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है एंड हमारा जो कोर्स है वो भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।